दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर उपस्थित हुए हैं जो हमारी घटना चक्र पूर्वावलोकन की श्रृंखला चल रही थी, जिसमें पिछली क्लास में कल हमने अकबर से संबंधित सारे क्वेश्चन किए थे। आज हमारा टॉपिक है जहांगीर। तो आज हम जहांगीर से संपूर्ण क्वेश्चन MCQ के माध्यम से करेंगे और आप इस क्लास को किसी भी एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं। तो चलते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। और प्रश्नों की तरफ बढ़ने से पहले आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी तक जिसने भी नहीं किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। और देखते हैं प्रश्न नंबर 1 को। पहला प्रश्न दिया है, दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो इसका सही उत्तर बताएं क्या होगा। तो पहले क्वेश्चन का अगर उत्तर देखें, यहाँ पर आप अपने उत्तर अपने आप एक कॉपी में एक जगह पर नोट करते रहिए। आप देखें कि कितने सही हो रहे हैं और कितने नहीं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा बी जहांगीर ने दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा शुरू की थी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यह है, मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो इसका सही उत्तर बताएं। तो दो का उत्तर अगर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी जहांगीर। और प्रत्येक क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम आपको 5 सेकंड का टाइम देंगे और उसके बाद में हम आपको उत्तर इसका बता देंगे, और आप अपनी किताब में नोट करते रहिए कि कौन सा हमारा उत्तर गलत हुआ है और कौन सा सही। बाद में कमेंट करके हमें बताना कि आपके कितने उत्तर सही हुए हैं। तो देखते हैं अगला प्रश्न या उसका सल्यूशन। 1615 ईस्वी में राणा अमर सिंह तथा मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य चित्तौड़गढ़ की संधि हुई। इसमें राणा ने मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार कर ली तथा बादशाह जहांगीर ने राणा को चित्तौड़ दुर्ग की किलाबंदी करने की शर्त के साथ या समेत समस्त भूभाग वापस कर दिया जो अकबर के समय से मुगल आधिपत्य में था। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर ईस्ट इंडिया प्रश्न नंबर दिया है 3। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था? ए सर टॉमस रो, बी वास्को डिगामा, सी हॉकिंस, डी जॉब चारनाक। तो इसका सही उत्तर बताएं क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर की बात करें तो हो जाएगा हमारा सी हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस। देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। दिया है यहाँ पर विलियम हॉकिंस 1608 से 1611 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भेजे जाने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज था। यह शाही दरबार में 3 वर्ष तक रहा। सम्राट जहांगीर ने उसे 400 का मनसब प्रदान किया। उसने हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी। उपाधि देकर आर्मीनिया की स्त्री से उसका विवाह कर दिया था। सर थॉमस रो ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम द्वारा
भेजा गया प्रथम राजदूत था जो जहांगीर के दरबार में आया था? देखते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 दिया है, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? ए विलियम हॉकिंस, बी विलियम फिंच, सी पीटरा डेला विला, डी एडवर्ड टेरी। तो इसका सही उत्तर बताएं क्या होगा? तो 4 का देखें, अगर जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत ए विलियम हॉकिंस था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 दिया है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? ए हॉकिंस, बी सर टॉमस रो, सी एडवर्ड टेरी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ सही उत्तर की बात करते हैं तो हो जाएगा हमारा ए हॉकिंस या कैप्टन हॉकिंस, जिसे जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। इंग्लिश खान की उपाधि। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यह, मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सीधे सी विलियम हॉकिंस। जो प्रश्न रिपीट होगा उसे हम देर नहीं लगाएंगे, सीधे प्रश्न का उत्तर की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था शासन काल में? ए अकबर के, बी औरंगजेब के, सी जहांगीर के, डी शाहजहां के। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा सी जहांगीर के। अगला प्रश्न, और आप इस क्लास को पढ़ने के तौर से ना देखें, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम रिवीजन के हिसाब से देखेंगे तो हम आसानी से रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ने के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए हमने जो इम्पोर्टेंट है वह उसकी थ्योरी भी लगा दी है। तो प्रश्न नंबर 8 है हमारा, इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आए थे? ए 1616, बी 1615, सी 1516, डी 1614। तो यहाँ सही उत्तर की बात करते हैं तो हो जाएगा हमारे पास इसका सही उत्तर बी 1615 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, या इसके सॉल्यूशन को देखते हैं एक बार। सर थॉमस रो या सर टॉमस रो 1615 से 1619 ईस्वी ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 18 सितंबर 1615 को सूरत पहुंचा। जनवरी 1616 ईस्वी में वह अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। उसे बादशाह के साथ मांडू, अहमदाबाद, अजमेर जैसे अनेक स्थानों पर जाने का अवसर मिला। वह बादशाह के साथ मिलकर खेलने भी गया। वह आगरा में 1 वर्ष तक रहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 दिया है, भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया था या आया? ए क्लाइव, बी टॉमस रो, सी लॉर्ड एस्टर,
डी क्लाइड। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा भी कि यहाँ पर जहांगीर के पीछे आया था अजमेर तक, बी टॉमस रो या थॉमस रो। अगला प्रश्न, जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया? ए आगरा, बी अजमेर, सी दिल्ली, डी फतेहपुर सीकरी। तो इसका उत्तर बताएं क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा बी अजमेर। जहांगीर ने थॉमस रो को मिलने का अवसर दिया था अजमेर में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, या इसका सलूशन पहले देखते हैं। थॉमस रो जनवरी 1616 ईस्वी में अजमेर में जहांगीर से पहली बार मिला। वह भारत में 1615 से 1619 ईस्वी तक रहा। 1619 ईस्वी में जहांगीर का फरमान लेकर इंग्लैंड लौटा कि मुगल दरबार में अंग्रेजों का इसी प्रकार स्वागत होता रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हम इनके सन को एक बार यहाँ पर लिखते हैं। तो विलियम हॉकिंस की बात की जाए तो विलियम हॉकिंस आया था 1608 ईस्वी में, सबसे पहले आया था जहांगीर के शासनकाल में। और सर टॉमस रो की बात की जाए तो यहाँ पर सर टॉमस रो हो जाएगा 1615 ईस्वी में। राल्फ फिंच की बात करें तो राल्फ फिंच हो जाएगा 1583 ईस्वी में। तो यानी कि सबसे पहले यदि देखें तो सबसे पहले हमारा बी वाला आना चाहिए। अब दो आएगा जब, तो दो हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, ये तीनों ऑप्शन कट जाएंगे तो हमारा सिर्फ निकल कर आएगा ए। और निकोलस डाउन अगर देखें तो हो जाएगा यहाँ पर 1614 से 15 के बीच में आया था। तो इस प्रकार हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया वह था ए फ्रांसिस्को पिल्सर्ट, बी हॉकिंस, सी निकोलाओ मनुची, डी पीटर मुंडी। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 12 का ए फ्रांसिस्को पिल्सर्ट। अगला प्रश्न देखते हैं और देखते हैं और जो यात्री आए थे उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर पीटर मुंडी ब्रिटेन का यात्री था जो शाहजहां के समय आया। निकोलो मनुची इटली का यात्री था जो उत्तराधिकारी के युद्ध के समय भारत आया था। विलियम हॉकिंस जहांगीर के समय भारत आया। फ्रांसिस्को पिल्सर्ट डच पर्यटक था जो जहांगीर के समय भारत आया। इसने अपनी पुस्तक रेमोंस्ट्रेंटी में जहांगीर के समय का अद्भुत ब्यौरा लिखा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? ए फादर एंथोनी मांसरेट, बी फ्रांसिस्को पिल्सर्ट, सी निकोलो मनुक्की, डी फ्रंकवायस बर्नियर। इसका सही उत्तर की बात करते हैं तो हो जाएगा हमारा बी फ्रांसिस्को पिल्सर्ट।
अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? ए औरंगजेब, बी जहांगीर, सी हुमायूं, डी बाबर। तो यहाँ पर उत्तर हमको बताना है कि किसका मकबरा भारत में नहीं है। तो यहाँ पर इसके उत्तर निकल कर आएंगे हमारे पास। तो जहांगीर, यदि देखें तो जहांगीर का हो जाएगा लाहौर, शहादरा लाहौर। ये कहाँ पड़ेगा? पाकिस्तान में। और बाबर की बात करें तो बाबर का मकबरा पड़ेगा अफगानिस्तान के काबुल में। तो उत्तर हम लगा सकते हैं बी और डी, यानी कि बी और डी, या जहांगीर बाबर कह सकते हैं। तो हमारे दोनों उत्तर हो जाएंगे बी एंड डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया? ए आगरा में, बी दिल्ली में, सी लाहौर में, डी श्रीनगर में। तो जैसा कि हमने बताया कि जहांगीर का मकबरा कहाँ है? सी लाहौर में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? ए हुमायूं, बी औरंगजेब, सी जहांदार शाह, डी जहांगीर। तो यहाँ पर भी हमको देर नहीं लगानी, क्योंकि यहाँ पर मिल जाएगा हमको उत्तर डी जहांगीर। अगला प्रश्न, मुगल चित्रकला किसके राजकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? ए हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। बताएं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सभी लोगों को पता होगा कि मुगल चित्रकला किसके राजकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची। तो वह हो जाएगा सी जहांगीर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, या इसके हम सॉल्यूशन को देखते हैं एक बार, उसके बाद में हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि इससे संबंधित और जो प्रश्न बनने वाले हों उनको भी हम साथ में देखते चलें। मुगल चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई, लेकिन या पहले चित्रकारी हस्तलिखित ग्रंथ की विषय वस्तु से संबंध होती थी। जहांगीर ने उसे इस बंधन से मुक्त कर दिया। फारूक बेग, दौलत, मनोहर, मंसूर, अबुल हसन आदि के काल के ऐसे चित्रकार हैं जिन्होंने अपनी कलात्मक प्रतिभा की बदौलत मुगल चित्रकला के इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित करवा लिया। जहांगीर के समय सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंसूर और अबुल हसन थे। सम्राट जहांगीर ने उन दोनों को क्रमशः नादिर उल अस्र उस्ताद मंसूर तथा नादिर उज जमा यानी कि अबुल हसन की उपाधि प्रदान की थी। उस्ताद मंसूर प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था, जबकि अबुल हसन को व्यक्ति चित्र में महारत हासिल थी। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट निकल कर के आता है कि अबुल हसन को व्यक्तियों के चित्र में महारत हासिल थी और उस्ताद मंसूर को पक्षियों के चित्रों में महारत हासिल थी। देखते हैं अगले प्रश्न को। दिया है, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो जहाँ भी आप देखें जहांगीर, वहाँ पर तुरंत टिक लगा दीजिए और आगे बढ़ जाइए। देखते हैं अगला प्रश्न।
निम्नलिखित चित्रकारों में किसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी? ए अबुल हसन, बी फर्रुख बेग, सी बिशनदास, डी आगा खां। तो इसके सही उत्तर की बात करते हैं तो यहाँ पर जैसा कि अभी देखा आपने अबुल हसन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था, तो आप इस क्वेश्चन का उत्तर हमें कमेंट में कमेंट करके बताइए कि किसका उत्तर क्या होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर, डी औरंगजेब। तो इसका सही उत्तर देखें, यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी। अगला प्रश्न, अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया था? तो इसका सही उत्तर बताएं। ए अकबर, बी जहांगीर ने, सी मानसिंह ने, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपने क्या उत्तर लगाया है? आप यहाँ देखें, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जहांगीर ने अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया था। अगला प्रश्न या इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया है 3 नवंबर 1605 ईस्वी को आगरा के किले में जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ और उसने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। जहांगीर ने अपने पक्ष के सरदारों को उच्च पद प्रदान किए, जिनमें से एक अबुल फजल का हत्यारा राजा वीर सिंह बुंदेला भी था। अकबर की परंपरा को स्थापित रखते हुए जहांगीर ने अपना शासन उदारता से आरंभ किया और गद्दी पर बैठते ही उसने विभिन्न लोकहितकारी आदेश दिए। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया? ए आसफ खां, बी खुर्रम, नंबर 3 महावत खां, नंबर 4 दिया है खुसरो। तो कूट के माध्यम से हमको इसका उत्तर बताना है। तो नंबर 1 आसफ खां दिया है, नंबर 2 पर खुर्रम। खुर्रम कौन था? शाहजहां। शाहजहां शाहजहां ने तो किया था, यानी कि 2 जिसमें है वह तो हो जाएगा। आसफ खां, आसफ खां जहां है वहां इसने नहीं किया था, जहांगीर का विरोध इसने नहीं किया। तो एक जहां पर है वह तो काट देंगे। तो बताना है हमको कि किसने विद्रोह किया था। तो खुसरो इसका पुत्र था, इसने भी विद्रोह जहांगीर का किया था, यानी कि 2 और 4, 2 और 4 यहाँ है। और महावत खां, महावत खां इसका मुखिया था, तो इसने भी विद्रोह किया था। तो हमारा उत्तर सही निकल कर आ जाएगा डी, यानी कि खुर्रम, खुसरो, महावत खां ने विद्रोह किया था। अगला प्रश्न देखते हैं या इसके सॉल्यूशन को एक बार। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने जहांगीर की गद्दी पर बैठने के शीघ्र बाद विद्रोह किया था, जो कि 1606 ईस्वी में पराजित हुआ। 1623 ईस्वी में शहजादे
खुर्रम के विद्रोह का महावत खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने दमन किया था। 1626 ईस्वी में महावत खां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। और उसके बाद में अगर देखें तो यानी कि खुर्रम ने खुसरो की हत्या कर दी थी। खुर्रम ने, यानी कि खुर्रम कौन हो जाएगा यहाँ पर? शाहजहां। और जहांगीर ने खुसरो को अंधा करके छोड़ दिया था, अंधा किया था। और शाहजहां ने यानी कि इसके भाई ने, खुसरो के भाई ने इसको मार डाला था गद्दी के लालच में। देखते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ पर हो जाए, खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी बहादुर शाह प्रथम। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा बी, जहांगीर का पुत्र था। अगला प्रश्न, और जहांगीर का ही पुत्र खुर्रम यानी कि शाहजहां था, और शाहजहां ने ही गद्दी के लालच में खुसरो की हत्या की थी, और जहांगीर ने उसको अंधा किया था। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हम दिया है, खुसरो जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र था। यह जहांगीर की राजपूत पत्नी मानबाई से उत्पन्न हुआ था। इसने अपने मामा मानसिंह एवं ससुर मिर्जा अजीज कोका की सह पर अप्रैल 1606 में अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। जहांगीर ने खुसरो को आगरा के किले में नज़रबंद रखा, परंतु खुसरो अकबर के मकबरे की यात्रा के बहाने भाग निकला। बाद में खुसरो को जहांगीर द्वारा समझाने का प्रयास असफल होने पर भैरोवाल नामक स्थान पर पिता पुत्र के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें खुसरो पराजित हुआ। इसको पकड़कर कैद में डाल दिया गया। कालांतर में खुसरो द्वारा जहांगीर की हत्या के षड्यंत्र रचने के कारण इसे अंधा करवा दिया गया। खुर्रम शाहजहां ने अपने दक्षिण अभियान के समय खुसरो को अपने साथ ले जाकर 1621 ईस्वी में उसकी हत्या करवा दी। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? ए जहांगीर, बी गियास बेग, सी आसफ खां, डी खुर्रम। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा उत्तर, देखें तो हो जाएगा डी खुर्रम यानी कि शाहजहां। और इनका गुट कौन सा? इस गुट का नाम था जुनता गुट। जुनता गुट, इसमें कौन कौन शामिल था? यानी कि नूरजहां का पति यानी कि जहांगीर, और ये आसफ खां नूरजहां का भाई था। गियास बेग नूरजहां का पिता, और नूरजहां का अगर असली नाम देखें तो मेहरू निसा था, मेहरू निसा। अगला प्रश्न देखते हैं, या इसके सॉल्यूशन को एक बार देखते हैं। जहांगीर से विवाह करने के बाद नूरजहां ने नूरजहां गुट या जुनता दल का निर्माण किया। इस गुट के प्रमुख सदस्य थे एतमादुद्दौला या मिर्जा गियास बेग, नूरजहां का पिता जो था असमत बेगम, नूरजहां की माँ आसफ खां, नूरजहां का भाई एवं शाहजादा खुर्रम, बाद में शाहजहां। अतः स्पष्ट है कि जहांगीर इस गुट का सदस्य नहीं था। तो यहाँ पर हमारा
क्वेश्चन गलत हो गया है, तो इसको हम सही कर लेंगे। यहाँ पर और यहाँ पर खुर्रम पहले था, बाद में नहीं था। तो पहले था, तो यहाँ पर पहले का पूछा जा रहा, तो हम लगा लेंगे यहाँ पर इसका सही उत्तर ए, जहांगीर इस गुट का नहीं था। तो यहाँ पर यह तीनों थे, आसफ खां, गियास बेग और खुर्रम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, परचिनकारी पिट्रा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? ए, दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। बी, मीनारों में टेढ़ी दीवार बनाना। सी, संरचना में मेहराब का इस्तेमाल करना। डी, इमारतों में मार्बल का प्रयोग करना। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर सही उत्तर की बात करें तो हो जाएगा ए, दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना पित्रा दुरा शैली कहा जाता है, या परचिनकारी। अगला प्रश्न देखते हैं, या इसके सॉल्यूशन को एक बार देखते हैं। परचिनकारी या पित्रा दुरा शैली दीवारों पर कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से संबंधित है। ध्यातव्य है कि भारत में पित्रादुरी नाम का जड़ाऊ कार्य सर्वप्रथम एतमादुद्दौला के मकबरे में किया गया था। इस मकबरे का निर्माण जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे से कूट सही का उत्तर चयन करना है हमको। तो एक तरफ निर्माता दिया है और दूसरी तरफ सूची का स्मारक। तो मिलाते हैं, यहाँ पर देखते हैं हमारा क्या उत्तर निकल कर आएगा। बाबर की बात करें तो बाबर ने जामा मस्जिद जो संभल में है इसका निर्माण करवाया था। हुमायूं ने दीन ए पनाह नामक नगर की स्थापना की थी। अकबर ने जहांगीरी महल बनवाया था और जहांगीर ने अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाया था। तो हमारा ABCD सीरियल से लगा हुआ है, तो ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है स्थित है? ए, दतिया। बी, खजुराहो में। तो इसका सही उत्तर बताएं। यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए, दतिया में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए, अकबर का मकबरा। तो यहाँ पर सिकंदरा दिया है, बिल्कुल सही है। कल हमने आपको बताया था। जहांगीर का मकबरा शहादरा हो जाएगा, ये भी सही। शहादरा लाहौर में पड़ता है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी। तो यह भी हमारा बिल्कुल सही है। शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा, तो यह सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों को जितने भी क्वेश्चन दिए थे आपको हमने करवाए तो अच्छे लगे होंगे, और आप सभी लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। यदि नहीं लाइक किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोगों सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर भी कर दें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।